जनरली लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ता है, बट कहीं पर थोड़ी ज्यादा बढ़ती है, कहीं पे थोड़ी कम बढ़ती है। तो उससे क्वेश्चन आएगा, तो उसका जवाब आप कन्फिग्रेशन से करोगे। तो अगर कोई स्टेबल कन्फिग्रेशन से अनस्टेबल बना रहे हो, जैसे कि D5 D10 स्टेबल है, तो उससे कुछ और बनाओगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी यहाँ पे आपकी इंक्रीज हो जाएगी। अब 6 CN लिखा है तो हेक्सा यूज करेंगे, और क्योंकि कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो लिगेंड के नाम के आगे O आएगा, तो इट इज हेक्सासायानिडो। सो हाय बच्चों, वेलकम बैक टू साइंस 24/7। आप सभी लोगों का स्वागत है एक बहुत ही वंस अगेन अहम वीडियो में। दिस इज द पार्ट 3 ऑफ योर समरी सीरीज, जिसमें हम करेंगे आज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंप्लीटली रिवाइज। 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर इस सेक्शन में पूछे जाएंगे आपसे, डीएनए ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन। मेक श्योर करना कि अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और इससे पहले की 2 वीडियोस देख लो। और अगर आप सभी लोगों ने मेरे साथ ये तीनों वीडियोस देख लिया तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके जाना 3/3 वीडियोस डन एंड रेडी टू स्कोर 70 on 70, क्योंकि आपके लिए बेहतरीन कंटेंट आपके बोर्ड्स तक का सब कुछ मैं यहाँ पे कंपाइल कर रही होंगी। ठीक है, तो चलिए डायरेक्टली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 10 से 15 मिनट में हम पूरा समराइज कर रहे होंगे। सबसे पहले डीएनए ब्लॉक का कन्फिग्रेशन आएगा। सो मैंने उसके लिए आपकी सारी जो ट्रिक्स हैं वो मैंने डाल दी है। 3D सीरीज के लिए सचिन तेंदुलकर, वेरी क्रेजी मैन, फ्री कोचिंग निखिल कजन। ठीक है, फिर यारी जरा निभाना, मौत तक रुकावट राहे पड़ी, आगे चलकर 4D सीरीज के लिए, और ला हफ्ता वरना रमेश और इंदर पिटेंगे और हॉस्पिटल जाएंगे आपकी, दैट इज फॉर 5D। तो 3D 4D 5D सबकी आपको कन्फिग्रेशन यहाँ पे दिख रही है। अब एक्सेप्शंस अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे आपको दिख रहा है क्रोमियम में है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो कॉपर में है, S1 अगर मैं 4D सीरीज में जाऊँ तो सब में ही होता है, NB MO TC RU RH PD और AG, सभी में एक्सेप्शंस है। सब में S1 है, बस PD में S0 रहेगा। और अगर मैं 4D के बाद 5D में जाऊँ तो 2 एक्सेप्शन है, प्लैटिनम और गोल्ड में, जिसमें भी S1 होगा। तो ये सभी एलिमेंट्स एक्सेप्शन वाले हैं, बाकी सब आपके नॉर्मल रहेंगे। एक्सेप्शंस को याद करने का ट्रिक आपके सामने है। क्यों आज आऊं, पिटाई करोगे नहीं, मौत तक रुकावट राहे पड़ी। ठीक है, दिस इज द एक्सेप्शन टेबल जो आपको याद रखना है। सभी में S1 होता है एक्सेप्ट पैलेडियम, पैलेडियम में S0 होता है, ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को आगे शिफ्ट कर देता है। तो अगर आपको ये याद हो जाता है तो आपकी कन्फिग्रेशन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो 4 लाइनें मेनली याद रखनी है, एक तो 3D 4D 5D की और एक एक्सेप्शंस की, जस्ट क्यों आ जाऊं, पिटाई करोगे नहीं, मौत तक रुकावट राहे पड़ी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक फ्लो चार्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज को लेकर, जहां से डेफिनेटली एक 3 नंबर का सवाल पूछा जाता है आपसे, किसी भी एक प्रॉपर्टी का पूछ सकता है। तो यहाँ पे मेनली मैंने 10 प्रॉपर्टी डाली है। मेल्टिंग पॉइंट, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, आयनाइजेशन एनर्जी, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, कलर्ड कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, इंटरस्टिशियल कंपाउंड और अलॉयज। क्यों ये होता है, इससे पूछेगा पेपर में क्वेश्चन। सबसे पहले मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं तो मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड लेफ्ट टू राइट पहले इंक्रीज होता है फिर डिक्रीज होता है। रीजन क्या है, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पहले बढ़ते हैं फिर घटते हैं। 3D सीरीज में मैक्सिमम क्रोमियम का होता है, और अदरवाइज अगर मैं बोलूँ तो पूरे डी ब्लॉक में टंगस्टन का हाईएस्ट होता है, क्योंकि आपको पता है कि आपका हायर मॉलिक्यूलर मास भी रखता है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी इसका एक रीजन रहेगा। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करती है, तो इसका भी सेम ट्रेंड है, पहले इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज होगा। मैक्सिमम 3D सीरीज में वेनेडियम के लिए होता है, याद रखेंगे। आयोनाइजेशन एनर्जी जनरली लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ता है, बट कहीं पर थोड़ी ज्यादा बढ़ती है, कहीं पर थोड़ी कम बढ़ती है। तो उससे क्वेश्चन आएगा, तो उसका जवाब आप कन्फिग्रेशन से करोगे। तो अगर कोई स्टेबल कन्फिग्रेशन से अनस्टेबल बना रहे हो, जैसे कि D5 D10 स्टेबल है, तो इससे कुछ और बनाओगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी यहाँ पे आपकी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आप स्टेबल से अनस्टेबल बना रहे हो। और किसी और कन्फिग्रेशन से D5 D10 बनाओगे तो यहाँ पे आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आपने एक स्टेबल, जब भी स्टेबल बनाओगे तो कम एनर्जी लगेगी, जब भी अनस्टेबल बनाओगे तो ज्यादा एनर्जी आप लोग को लग रही होगी। ठीक है, इसके अलावा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का रीजन पूछेगा तो उसका रीजन है बिकॉज ऑफ कंपेरेबल एनर्जी ऑफ N-1D NNS ऑर्बिटल, और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट मैग्नीज शो करता है। ठीक है, 3D में, अदरवाइज ऑस्मियम शो करता है +8 तक पूरे डी ब्लॉक में। ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का रीजन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो पैरामैग्नेटिक, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो डायमैग्नेटिक, तो D0 D10 आपका पेयर्ड होता है। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला Nn+2 है, N इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, N 1 से 5 हो सकता है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू आपके सामने है। 1 का 1.7, 2 का 2.8, 3 का 3.8, 4 का 4.9 और 5 का 5.9। ठीक है, इसके अलावा डी ब्लॉक एलिमेंट्स कलर कंपाउंड्स बनाते हैं, इसका रीजन भी अगेन DD ट्रांजिशन है। तो उसके लिए आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, यू नीड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तभी आप कलर शो कर पाओगे। कभी कभी कुछ कंपाउंड्स है जैसे कि KMnO4, K2Cr2O7, ये आपके कलर दिखाते हैं, इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो उसका रीजन होगा बिकॉज ऑफ चार्ज ट्रांसफर। ठीक है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाते हैं, जो कि अगला चैप्टर, उसका रीजन पूछेगा, क्योंकि इनका स्मॉल साइज है, ज्यादा चार्ज है और वेकेंट डी ऑर्बिटल है। इसके अलावा डी ब्लॉक के एलिमेंट कैटलिस्ट बनाते हैं, इसका रीजन पूछेगा, तो इसके मेन रीजन है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने की वजह से और वेकेंट डी ऑर्बिटल होने की वजह से। ठीक है, इसके अलावा डी ब्लॉक एलिमेंट इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स भी बनाते हैं, उसकी प्रॉपर्टी पूछेगा। तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड जनरली हार्ड होते हैं, काफी हार्ड होते हैं। ठीक है, कंडक्टिविटी रिटेन करते हैं, केमिकली इनर्ट होते हैं, तो ये सारी प्रॉपर्टी आपको इंटरस्टिशियल कंपाउंड के बारे में पूछेगा।
डी ब्लॉक के एलिमेंट्स अलॉयज बनाते हैं, उसका रीजन पूछेगा तो उसका रीजन होगा बिकॉज ऑफ सिमिलर एटॉमिक साइज। तो ये पूरा का पूरा फ्लो चार्ट अगर आपको याद है तो ऑलमोस्ट 3 नंबर यहाँ से आप फ्रीज कर सकते हो, और ये आपको पूरी तरीके से याद करना है, अपनी नोटबुक में भी बना लेना है, और इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा। अब मैं बात करती हूँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। मोटा मोटा अगर मैं बात करूँ इस चैप्टर को 4 हिस्सों में डिवाइड कर लो। पहला आईयूपीएससी से क्वेश्चन आएगा, और फिर 3 थ्योरीज है और एक आपका आइसोमेरिज्म है, ठीक है। आईयूपीएससी के बेसिक रूल्स देखो, हमेशा पहले केटायन का नाम लिखना है, फिर एनायन का, और इन दोनों के बीच में स्पेस छोड़ना है, ठीक है। अब अगर आप फॉर एग्जाम्पल स्फेयर को नेम कर रहे हो तो उसके लिए रूल है एलएमओ, पहले लिगेंड का नाम, फिर मेटल का नाम, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो मेटल के नाम के आगे 8 और लिगेंड के नाम के आगे O। अगर मल्टीपल लिगेंड्स है तो आप प्रीफिक्स यूज कर सकते हो डाई ट्राई, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कितना है। अब जैसे कॉम्प्लेक्स है तो यहाँ पे पहले पोटेशियम है और फिर ये कॉम्प्लेक्स है, तो पोटेशियम केटायन होगा और ये एनायन होगा, तो पहले पोटेशियम का नाम आएगा, पोटेशियम क्योंकि केटायन है, फिर आप एनायन का नाम करोगे विच इज दिस कॉम्प्लेक्स। अब इसके लिए पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो ओवरऑल चार्ज 3 नेगेटिव होगा, क्योंकि 3 केटायन, 3 यहाँ पे 3 लिखा है के नीचे, तो 3 नेगेटिव चार्ज हो गया। एक्स आपको निकालना है आयरन का, Cn के ऊपर -1 का चार्ज है तो 6 है तो -6 हो गया, ओवरऑल -3 तो एक्स यहाँ से +3 आ गया। अब 6 Cn लिखा है तो हेक्सा यूज करेंगे, और क्योंकि कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो लिगेंड के नाम के आगे O आएगा, तो इट इज हेक्सा सायानीडो। और आयरन के नाम के आगे भी 8 आएगा क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो फेरेट, और फिर आगे लिखोगे 3, तो यहाँ पे स्पेस रहेगा, इसके अलावा और कहीं स्पेस नहीं रहेगा। तो आईयूपीएससी के रूल के साथ आपको मल्टीपल क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आपको चीजें याद हो रही होंगी, ठीक है। देन कम्स योर सेकंड थ्योरी विच इज योर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो कि आपकी जनरली हाइब्रिडाइजेशन, शेप और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज प्रेडिक्ट करने के लिए यूज करेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की समरी लेते हैं। अगर कॉन्फ़िगरेशन मेटल का D1, D2, D3 है तो वो हमेशा D2sp3 कॉन्फ़िगरेशन बनाएगा विच इज अगेन ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। ये तो आपको पता ही है कि ऑक्टाहेड्रल होगा ये, और जनरली ये डायामैग्नेटिक भी होता है, ठीक है। डिपेंड्स, अब मैं इसको हार्ड एंड फास्ट नहीं बोल रही हूँ क्योंकि कुछ कंडीशन चेंज हो सकती है, बट अगेन अनपेड इलेक्ट्रॉन अगर नहीं है तो डायामैग्नेटिक होगा, और अंदर वाले डी को यूज करें तो इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी रहेगा, ठीक है। अगेन अगर D8, D9, D10 है तो ये हमेशा पेयर्ड होता है, मतलब कंप्लीटली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, तो यहाँ पे हमेशा sp3 D2 बनता है, कभी भी आपको 2 वेकेंट ऑर्बिटल नहीं बनते हैं, ये भी ऑक्टाहेड्रली पाया जाएगा। लेकिन हाँ, अगर D4 से D7 कॉन्फ़िगरेशन तो लिगेंड चेक करना। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जैसे कार्बन या नाइट्रोजन का है तो जनरली D2sp3 बनाएगा, वीक फील्ड लिगेंड जैसे ऑक्सीजन और हेलोजन का है तो sp3 D2 बनाएगा। दिस डिपेंड्स अपॉन द लिगेंड जो आपने यूज करा है, ठीक है। अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात करूं तो इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपको निकालना ही पड़ेगा। जनरल बता देती हूँ, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अगर है तो पेयरिंग कर ही देगा, और कर ही देगा तो DsP2 बनाता है विच इज स्क्वायर प्लेनर। अगर कोई वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं करेगा, तो डी ऑर्बिटल खाली नहीं होगा तो sp3 बनाएगा विच इज टेट्राहेड्रल। कुछ कुछ एक्सेप्शन है, जैसे NiCO4 D10 होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने के बाद भी टेट्राहेड्रल बनाता है, तो वो कुछ केसेस है। अदरवाइज जनरली आप इसके थ्रू अपने मैक्सिमम क्वेश्चंस को प्रिडिक्ट कर सकते हो और फिर उसे कंफर्म कर सकते हो। सो दिस इज फॉर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। टॉकिंग अबाउट क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बताती है कि डी ऑर्बिटल स्प्लिट कर जाता है, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड्स। अब स्प्लिटिंग ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। पहले एग्जांपल, फॉर एग्जांपल स्प्लिटिंग कम है, दिस इज स्प्लिटिंग को डेल नॉट से शो करते हो। अगर स्प्लिटिंग कम है मतलब ये गैप कम है, तो अगर मुझे अब इसे फिल करना है D4 को तो 1 2 3, अब क्योंकि गैप कम है तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, T2G3Eg1, ठीक है। जब भी डेल नॉट कम होगा तो ये एक वीक फील्ड लिगेंड का केस होगा। जितना लिगेंड स्ट्रॉन्ग है उतना ज्यादा स्प्लिटिंग करता है, तो यहां से आपको लिगेंड की स्ट्रेंथ का कंसेप्ट मिलता है। कम स्प्लिटिंग मतलब डेल नॉट इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी, उस केस में पेयरिंग नहीं होगी, और उस केस में वीक फील्ड लिगेंड का केस होगा। अब जैसे यहाँ पे गैप ज्यादा है तो मतलब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, डेल नॉट बड़ा है, तो अगर आपको फिल करना है तो ये ऊपर नहीं जा पाएगा क्योंकि गैप बहुत बड़ा है, पेयरिंग हो जाएगा। तो पेयरिंग कब होता है, वेल डेल नॉट इज ग्रेटर देन P, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, T2G4Eg आपका 0। सो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से आपको कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में पेयरिंग होता है, वीक फील्ड में नहीं होता। स्ट्रॉन्ग फील्ड का डेल नॉट बड़ा होता है पेयरिंग एनर्जी से, और वीक फील्ड का कम पाया जाता है। ये आप लोगों को याद रखना होगा। अगर मैं इसकी एनर्जी भी बोलूं तो नीचे वाले ऑर्बिटल की एनर्जी आपको -2/5 है, तो अगर 3 यहाँ पे दिए तो 3 × -2/5 ऑफ डेल नॉट है, और ऊपर 1 है तो 1 × 3/5 ऑफ डेल नॉट है। स्ट्रॉन्ग वीक फील्ड में पेयरिंग का कंसेप्ट नहीं है, तो इट इज -6/5 ऑफ डेल नॉट प्लस 3/5 ऑफ डेल नॉट, तो ओवरऑल एनर्जी इसकी निकल के आएगी कितनी, -3/5 ऑफ डेल नॉट, जिसका 0.6 भी कह सकते हो। अगर मैं इसका निकालू एनर्जी तो सारे नीचे ही है, तो 4 × इसकी एनर्जी है -2/5 ऑफ डेल नॉट, और पेयरिंग एनर्जी यहाँ पे एक पेयर बन रहा है तो 1p, ठीक है। तो इट इज 4 × 8 -8/5 ऑफ डेल नॉट प्लस p, ठीक है। तो एनर्जी निकालने का क्वेश्चन आएगा। पेयरिंग केवल आप लोग स्ट्रॉन्ग में देखते हो, पेयरिंग एनर्जी इज न्यू पेयर माइनस ओल्ड पेयर, ओल्ड कुछ भी नहीं है, न्यू 1 है तो इसलिए 1 पेयरिंग एनर्जी है। लास्ट समरी रहेगा आइसोमेरिज्म का।
दो टाइप के आइसोमेरिज्म हमारे एग्जिस्ट करते हैं, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। स्ट्रक्चरल 4 हैं जो आइडेंटिफिकेशन के लिए क्वेश्चन आएगा, पहला लिंकेज, फिर आयनाइजेशन, फिर कोऑर्डिनेशन, फिर हाइड्रेट। लिंकेज आइसोमेरिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए अगर कोई एम्बीडेंटेड लिगेंड है, जैसे NO2 है, SCN है, CN है, तो लिंकेज आइसोमेरिज्म होगा। आयोनाइजेशन के लिए आपको एक लिगेंड और काउंटर आयन को इंटरचेंज करना है, तो अगर ये पॉसिबल है तो आयोनाइजेशन होगा। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म के लिए 2 स्फेयर्स होने चाहिए, 2 मेटल होने चाहिए, 2 लिगेंड्स होने चाहिए, तो इंटरचेंज कर सकते हो, तो अगर ऐसा कुछ केस है तो कोऑर्डिनेशन है। हाइड्रेट में सिंपल है, पानी अगर आपको दिख रहा है, पानी एक लिगेंड लगा हुआ है, पानी एक सॉल्वेंट लगा हुआ है, तो दैट विल बी अ केस ऑफ हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। लास्ट है स्टीरियो। स्टीरियो आइसोमेरिज्म 2 टाइप का है, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में जाऊं तो स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल है। स्क्वायर प्लेनर में कभी भी आप देखोगे कि ऑप्टिकल नहीं हो सकता, क्योंकि वो प्लेनर मॉलिक्यूल है। आप यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर देख सकते हो, ये केसेस रहेंगे और कितने बनेंगे वो मैंने लिख दिया। A to B2 में सिस ट्रांस, A to BC में सिस ट्रांस, ABCD में सिस ट्रांस, बट 3 केसेस बन सकते हैं, AB2 में सिस ट्रांस और इसमें भी सिस ट्रांस। ठीक है, टेट्राहेड्रल में कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होगा क्योंकि बॉन्ड एंगल फिक्स है। ऑप्टिकल हो सकता है अगर सारे लिगेंड्स डिफरेंट हो, उसी केस में। अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बेटा बात करूं तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में मैंने यहाँ पे केवल ऑप्टिकल का केस लिखा है। MA to B2 इज अ बाइडेंटेड लिगेंड विद B2 इज अ मोनोडेंटेड लिगेंड, तो 2 GI बनेंगे सिस और ट्रांस, जिसमें से सिस ऑप्टिकली एक्टिव होगा, तो टोटल 3 स्टीरियोआइसोमर्स बनेंगे। अगर MA3 है, तीनों ही बाइडेंटेड लिगेंड है, तो 2 GI बनेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव कोई नहीं है। अगर MA to BC है तो अगेन 2 GI बनेंगे, सिस वाला ऑप्टिकली एक्टिव होगा और टोटल आपके 3 निकल के आएंगे। तो ये केवल समरी वीडियो है, इसको डिटेल में मैं आपके लिए मैराथन में भी कवर कर रही होंगी। अब क्योंकि मेरा गोल कंप्लीट हो चुका है, तो आई होप आपने तीनों वीडियोस देख ली है। एक तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप डाल के जाइएगा कि मैम वी हैव कंप्लीटेड ऑल द 3 वीडियोस एंड वी आर रेडी फॉर द लाइव मैराथन, जो कि मोस्ट प्रॉब्लम मैं 21 को लेकर आ रही हूँ। तो मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए होगा कितने बच्चे चाहते हैं कि इसी मंथ में मैराथन करूँ या मैं अगले मंथ मैराथन करूँ, क्योंकि काफी लंबा गैप हो गया, बट आई वुड वांट टू कम विद अ प्रॉपर परफॉर्मेंस, प्रॉपर बैंग, एंड आई होप आप लोग रेडी हो मेरे साथ केमिस्ट्री में पूरे नंबर लाने के लिए। कैसा लगा आपको ये पूरा का पूरा सफर, और क्या आप लाइव के लिए तैयार हो, मुझे कमेंट्स में डाल के जाइएगा। वीडियो को दोस्तों तक शेयर करना, और कितना हेल्पफुल रहा ये सीरीज जरूर बताइएगा। ऑल द बेस्ट बच्चों, आई मिस यू एंड आई एम गोइंग टू सी यू ऑल सून।